Okay, myself Rakesh Soni. So today now we are discussing about the NLM. इससे पहले की हम बात कर चुके थे काइनेमेटिक्स की, ठीक है। काइनेमेटिक्स से पहले हम बात कर चुके हैं, आपके काइनेमेटिक्स अपना कंप्लीट है। उसके बाद अपन बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स एंड लॉ ऑफ मोशंस की, ठीक है। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले जितने भी अपन ने काइनेमेटिक्स में देखा था विदाउट कंसिडरिंग द कोज ऑफ मोशन, आरी बात समझ में। जैसे अपन ने स्पीड इक्वेशंस की बात की थी, वहां पर अपन ने बात की थी v इक्वल टू यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड थी आपकी a इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड थी आपकी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अब यहाँ पर जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस की। तो जब फोर्स काउंट होगा तो उसमें क्या देखेंगे अपन कि आपका मास भी अपना रोल प्ले करेगा। क्लियर है? तो उसी के साथ अपन यहाँ पर आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अपना चैप्टर है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है आपका? क्लियर है? तो देखिए, फोर्स में अपन बात करें तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल पुश एंड पुल इफेक्ट विच चेंज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, एंड शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अपन यहाँ बात कर रहे हैं या तो चेंज करने की कोशिश करेगा या चेंज करेगा, ठीक है, एट रेस्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। यानी कि अपन कह सकते हैं फोर्स इज द कोज विच कैन प्रोड्यूस और ट्राइज टू प्रोड्यूस, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस पर मैंने फोर्स लगाया तो जरूरी नहीं है कि इसकी जो शेप है वो चेंज हो सके। माई फोर्स इज नॉट कैपेबल टू डिस्प्लेस द बॉडी, यानी कि इसकी साइज को चेंज करने के लिए कोई भी फोर्स जरूरी नहीं है कि चेंज ही करे, लेकिन चेंज करने की कोशिश कर सकता है। अरे बात समझ में। तो यहाँ से अपन फोर्स इज द कोज विच कैन प्रोड्यूस ट्राइज और प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ से इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है आपका? अब फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी, किसी भी बॉडी को अगर रेस्ट में तो मोशन में ला सकता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है, मैंने इस पर फोर्स लगाया तो पहले रेस्ट में था, अब किस में चला गया? मोशन में, ठीक है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप में ला सकता है। अरे बात समझ में, कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। आप सब जानते हैं, डेली हम व्हीकल यूज करते हैं, ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो आप मूविंग पोजीशन में होते हैं उससे किस में आ जाते हैं? रेस्ट में, ठीक है। थर्ड वाला है आपका अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, किसी भी बॉडी की स्पीड को अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वही तो आपका एक्सेलरेशन होता है, और उसकी बात हम कहाँ कर चुके थे? काइनेमेटिक्स में। अब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। हम स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, थोड़ा सा रोड बैंक हुआ तो हम भी उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है? बैंक हो जाते हैं। यानी कि आप जब बाइक या साइकिल चला रहे हो तब आप हैंडल पे फोर्स लगाओगे तभी तो आप बैंक हो पाओगे। मतलब अपन किसी की भी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, अभी अपन ने बात की थी, ठीक है। देयर आर फोर्स फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, जनरली ग्रेविटेशन फोर्स, नए चैप्टर में पूरा ग्रेविटेशन प्रिपेयर करेंगे अपन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये आपका वीक फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है आपका वो होता है एफ जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जहाँ भी दो मास हैं और वो सम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स आपका क्या होगा? ग्रेविटेशन फोर्स। और जी क्या आपका? ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये अपन थोड़ा पहले भी बेसिक्स जो आपकी नॉर्मल क्लास होती है जैसे 7th 8th, उसमें थोड़ा सा बेसिक बात तो अपन कर ही लेते हैं, ठीक है। ऐसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो होता है आपका एफ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अरे बात समझ में। यानी कि यहां से किसकी बात हो जाएगी अपने पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में कि दो चार्ज, इफ टू चार्ज इज प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस, अरे बात समझ में, विद सम डिस्टेंस, तो वहां पर लगने वाला फोर्स आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। उसके बाद अपन बात करते हैं वीक फोर्स की। तो वीक फोर्स आपके क्या होते हैं? वीक फोर्स में अपन ले सकते हैं जिनको अपन इजीली ब्रेक कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन द फोर्स बिटवीन टू आयंस, जैसे Na प्लस Cl माइनस, तो जो भी आपके इंटर मोलिकुलर फोर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वीक फोर्स। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं अपन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस की। देखो यहाँ पर न्यूटन्स ने जनरली अपने कुछ लॉ दिए थे, उसमें देयर आर 3 लॉज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ एंड न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इफ एवरी बॉडी रिमेन्स in its state of rest or uniform motion in a straight line unless it
रिपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक अपन कोई भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो आपका जिस पोजीशन में उसमें रहेगी, या तो रेस्ट में रहेगी, मूविंग में है तो मूविंग में रहेगी, ठीक है। इट मीन्स बॉडी रिमेन्स अनएक्सिलरेटेड, यहाँ अपनी किसकी बात हुई है, अनएक्सिलरेटेड की। इफ एंड ओनली इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो, जब अपना एफ नेट जीरो रहेगा तो अपन कब होगा, या तो मास जीरो या एक्सिलरेशन जीरो। इसके भाई अपन यहाँ पर बात भी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अब बॉडी इन सच केस बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी, इट मींस देयर इज नो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। अब यहाँ पर जो मेन चीज आती है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ किसको बताता था, इनर्शिया। अब देखो इनर्शिया क्या होता था, क्या होता है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन। आ रही बात समझ में, यहाँ पर इनर्शिया जो बेसिकली है वो किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया बेसिकली डिपेंडेंट टू मास। इनर्शिया आपका किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ किसको बताएगा, आपको इनर्शिया को बताएगा। अब देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जो इनर्शिया की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर इसमें हम किसको बता रहे हैं, फोर्स की क्वालिटी को, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को क्वालिटेटिव लॉ। यहाँ पर अपन फोर्स की क्वालिटी को बता रहे हैं कि किस तरह से अगर अपन फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं अपन डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। इट फॉलोज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मोशन, यानी कि अगर अपन यहाँ से डायरेक्टली बात करें तो इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड टू मास, ये अपन ने बताया था, इनर्शिया जो आपका होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास के। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम वेलोसिटी, देखो वी नो दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव अ हैवियर बॉडी, यहाँ पर बात कर रहे अपन दैट लाइटर वन, सिमिलरली इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी हेवियर देन लाइटर बॉडी मूव विद सेम वेलोसिटी। वी कंक्लूड दैट मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मोर ऑफ द मास मोर द इनर्शिया, यानी कि जितना आप मास को बढ़ाएंगे इनर्शिया भी आपका बढ़ेगा। अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, एक तो होता है आपका इनर्शिया एट रेस्ट, एक होता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन और एक होता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो अभी अपन ने बात की थी द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ द बॉडी टू अपोज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि यहाँ इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये देखो, इफ अ कॉइन इज प्लेस थिक कवर कार्ड, यहाँ पर अपने एक इस एग्जाम्पल को लिया है, देखिए मैंने एक ऐसे कोई कॉइन लिया और उसको किसी थिक कार्डबोर्ड पर रख दिया, अब ये रखा हुआ था, अब मैं इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अपन ने बताया हुआ है इफ अ कॉइन इज प्लेस्ड thick card over the mouth of a tumbler and the card is given a sudden jerk, the coin will drop into the tumbler, तो कोइन कहाँ गिर जाएगा, टम्बलर के अंदर। the reason is that motion of the card is very quick, बहुत फास्ट मोशन हुआ है, it cannot be imparted to the coin due to the inertia of रेस्ट, यानी कि जो भी कोइन था वो डायरेक्टली कहाँ पर गिर गया, पहले कोइन कहाँ रखा हुआ था, यहाँ पे अपन ने इस पर फोर्स लगाया इस तरह से, तो सडनली मोशन हुआ तो वो ये कार्डबोर्ड यहाँ हटा और ये कोइन कहाँ गिर गया, टम्बलर के अंदर, क्लियर है। ऐसे अपन और एग्जांपल लेते हैं, देखो इनर्शिया ऑफ मोशन द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज इट्स स्टेट ऑफ मोशन व्हेन सम अनबैलेंस फोर्स आर अप्लाइड इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखो कई बार आप देखते हो, जैसे आप कार में या बस में या ट्रेन में ट्रेवल करते हो, बस मोशन में रहती है, हरी बात समझ में। अब आप केयरलेसली गेटिंग डाउन, नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हो, तो आपसे बस का कंडक्टर या कोई भी बात करता है कि आपको आगे मुंह करके उतरना है। अब जैसे मान लो प्लेटफॉर्म आने वाला है और आपको उतरने की जल्दी है, तो आप क्या करोगे, ट्रेन से उतरने की कोशिश करोगे। अब आपकी बॉडी पूरी ट्रेन के साथ मोशन में और प्लेटफॉर्म तो रेस्ट में ही से, एज ए रेफरेंस फ्रेम की अगर अपन बात करें तो, तब जब आप नीचे उतरने की कोशिश करोगे तो आपका बॉडी
ट्रेन के साथ मोशन में, और जैसे आप नीचे उतरोगे तो क्या होगा, एकदम से आप गिर जाओगे। आ रही बात समझ में? अगर आप आगे मुंह करके उतरते हो और जहां की जहाँ स्टॉप हो गए तो एकदम से जग लगेगा, आपका पैर में फ्रैक्चर भी हो सकता है। और अगर आप ट्रेन के साथ नीचे उतर के थोड़ा सा ट्रेन के अलोंग विथ चलने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा रन भगने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे आप फिर रेस्ट में आ सकते हो। उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अ मैन केयरलेसली गेटिंग डाउन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड, द रीजन बिंग दैट हिज फीट कम्स टू रेस्ट सडनली। अचानक से उसके पैर कहाँ आना चाहेंगे, रेस्ट में, जबकि उसकी पूरी बॉडी किस मोशन में थी, ट्रेन या बस के साथ। द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिटेन्स द फॉरवर्ड मोशन, और आपकी बॉडी का अपर पार्ट क्या चाहता था कि मोशन में रहूं, लेकिन आपने उसको कहाँ ला दिया, एकदम से रेस्ट में। तो इसको अपन बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। आ रही बात समझ में? जो आप जनरल लाइफ में देखते भी हो। ओके, ये देखो आप, ये इस तरह से बस से उतर रहा था, अब ये आगे बस की मोशन थी इस साइड में, तो ये कैसे गिर गया इधर। अब मेन जंपिंग केयरलेसली फ्रॉम अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड। बस अब ये ऐसे जा रहा था, अब ये जैसे इस तरह से कूदा तो ये कहाँ गिर गया, नीचे। केयरलेसली उतर रहा था मतलब। ठीक है, उसके बाद करते हैं इनर्शिया डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने कोई भी एक स्टोन लिया, स्टोन को लेके आपने उसको इस तरह से घुमाया, है ना, आप घुमाते जा रहे हो तो स्ट्रिंग के अंदर क्या जनरेट हो रहा है, टेंशन। उस टेंशन की वजह से क्या होगा, या तो स्टोन, जब वो टेंशन होगा तो रस्सी टूट जाएगी और वो स्टोन दूर जाके गिरेगा, या फिर घूमता भी रह सकता है। ठीक है, टाई ए स्टोन to one end of a string and holding other end of the string in hand, rotate the stone in horizontal circle. If during rotation the string break at the certain stage, the stone is found to fly off tangentially at that point of the circle। यानी कि स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी और वो कहाँ गिर जाएगा, दूर। ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें जो आप आपकी जनरल लाइफ में डेली देखते भी और करते भी। ठीक है, आप देखो न्यूटन का सेकंड लॉ, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में अपन ने पूरे में क्या देखा कि वो फोर्स की क्वालिटी को बता रहा है कि किस तरह से अपन कौन से फोर्स को कहाँ यूज करते हैं, तो हमारे पास हमें हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन समझने से पहले हमें समझना पड़ता है मोमेंटम। ठीक है, देखो मोमेंटम क्या होता है, किसी भी बॉडी के पास कितना मोशन है, द क्वांटिटी ऑफ द मोशन पोजेज्ड बोल सकते हो या ऑब्टेन बोल सकते हो, द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेज्ड बाय अ बॉडी। किसी भी बॉडी के पास कितना मोशन है वही आपका क्या होता है, मोमेंटम। अरे बात समझ में? जैसे मानो मैं चल रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से, तो मेरा मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। उसी की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेज्ड बाय अ बॉडी एंड इट्स मेजर बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी। यानी कि हम यहाँ से बात कर सकते हैं जो आपका मोमेंटम है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में तो अपना पूरा क्या बताया था अपन ने, एज ए थियोटिकल पार्ट था, मतलब उसमें समझने की चीज़ ज़्यादा थी। यहाँ पर थोड़ा सा अपन को एनालिसिस करना है, बिकॉज दिस इज द क्वांटिटेटिव लॉ। ये आपके लगने वाले फोर्स की क्वांटिटी को बताएगा, वो क्वालिटी को बता रहा था, ये क्वांटिटी को। देखो, मास मल्टीप्लाई लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि रोटेशनल मोशन की जब अपन बात करेंगे सेंटर ऑफ मास में, तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो फिर वेलोसिटी भी कौन सी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहां से लिख सकते हैं अपन पी एम वी। आ रही बात समझ में? अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट, तो आप क्या लिख सकते हो, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ओके, अब देखो मोमेंटम पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपका न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। हरी बात समझ में? तो वहां पर अपन को पहले ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या है। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं। देखो, उसके बाद अपन ने बात करी इसकी यूनिट की, तो देखो पहले अपन ने लिखी यहाँ से एसआई यूनिट केजी इंटू मीटर पर सेकंड। अब देखो, ये तो पूरा आपका क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेकंड से, तो देखो ये पूरा तो क्या हो गया आपका केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो आपका न्यूटन था, न्यूटन, और ये क्या हो गया आपका
सेकंड, तो यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मल्टीप्लाई सेकंड। हरी बात समझ में, ये क्या बन गया आपकी, न्यूटन मल्टीप्लाई सेकंड, क्योंकि फोर्स की जो अभी अपन बात करने वाले हैं वो आएगा आपका एम ए। तो एम ए कैसे आएगा, के जी इंटू एक्सीलरेशन, तो वी नो वेरी वेल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसी को ही तो न्यूटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूटन। हरी बात समझ में। और ऐसे डाइन अगर अपन इस फॉर्म में बनाना चाहें तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया देखो, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर किया अपन ने यहाँ से, इसका मतलब क्या है, इसको स्क्वायर को हटाओ, पहले सेकंड ही लिखते हैं, सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड। हरी बात समझ में। तो केजी ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको क्या लिख सकते हैं, डाइन, तो इसको क्या लिख दूंगा, डाइन मल्टीप्लाई सेकंड। इस तरह से भी अपन इस चीज को बता सकते हैं ना, अभी आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेकिन देखो अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, ये क्लियर है आपको अच्छे से। ओके, देखो न्यूटन का सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, देखिए तो यहाँ पर अपन इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। देखो मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम यू। जैसे अपन यहाँ से इसका बात कर लेते हैं, ये कोई भी बॉडी है m मास की, ठीक है, यहाँ मास ले लेते अपन m, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी u, मास m, वेलोसिटी होगी v, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया s। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब अपन ने इसको फोर्स लगाया तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ इसका, ये फोर्स लगा दिया अपन ने P1 mu, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ P2 mv, क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है mv। चेंज इन मोमेंटम, तो अपन यहाँ से क्या लिखेंगे, डेल्टा P mv माइनस mu। अब अपन बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ t से डिवाइड किया तो यहाँ भी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, डेल P बाय टी, m बार लिया तो आपका क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डेल P बाय टी इक्वल टू m, और ये हो गया a। अब इसको अपन क्या लिख रहे हैं, f अनबैलेंस। ठीक है, और ये अभी तक किसका साइन चल रहा है, आपके प्रोपोर्शनल का चल रहा है। हरी बात समझ में। तो यहाँ से a प्रोपोर्शनल a में a, तो f अनबैलेंस क्या हो जाएगा आपका m a। ये अपन ने यहाँ पर फॉर्मूला भी डिराइव किया। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, फोर्स का। ये अपना इस तरह से डेरिवेशन चल रहा है। देखो अब देखो v माइनस यू को अपन क्या लिख सकते थे, एक्सीलरेशन, यानी कि एम वी माइनस एम यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, के एम ए, यानी कि अपन यहाँ से बात करते हैं एफ का जो फॉर्मूला आया आपका के एम ए, ये आपके फोर्स का फॉर्मूला है। के आपका यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर के इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी आई, 1। अब देखो 1 जो आई वो किससे बात कर रहे हैं, ठीक है, के की वैल्यू कितनी आएगी अपनी, 1। ओके, अब देखो 1 कैसे आई, 2 भी आ सकती थी, 3 भी आ सकती थी, 1 ही क्यों आई। अगर हम किसी भी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी उसकी u, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड हो गया क्योंकि रेस्ट में, अगर किसी भी बॉडी को जैसे मान लो 1 ग्राम है उसका मास, उसको 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के लिए अगर अपन क्या करते हैं, मोशन में लाते हैं, तो आपका जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो कितना होना चाहिए, 1 डाइन सेकंड। अरे बात समझ में। वहां से अपन इसकी वैल्यू कितना ले सकते हैं, 1। अगर मैं यहाँ से बात करूँ F इक्वल टू एम ए, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है आपका फोर्स का, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआई यूनिट, है ना। देखो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को मैं क्या बोलूँगा, न्यूटन, यानी कि आपकी केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं क्या बोल दूंगा, न्यूटन। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट तो हो जाएगी ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को मैं क्या बोलूँगा, डाइन। ठीक है, एक और यूनिट होती है क्योंकि अपने एसआई में बता दिया, सीजीएस में एफपीएस, है ना। और जनरली आपको कई बार एफपीएस यूनिट भी पूछी हुई है। देखो
APS मतलब क्या हो गया, फुट पाउंड सेकंड। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फुट मतलब कौन है, लेंथ की यूनिट है, पाउंड मतलब मास, और सेकंड तो आप जानते ही हो। तो देखो अगर यहाँ पर बात लिखें तो लिखेंगे पाउंड मल्टीप्लाई फुट पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अपन ने किसकी बात कर ली, यहाँ से मास की बात करी है, मास की बात कर ली, ठीक है। मास क्या है आपका, पाउंड में ले लिया अपन ने। अब देखो इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोंडल। तो आपको ये याद रखना है कि एपीएस यूनिट भी होती है, क्योंकि एक बार ऑप्शन में आया हुआ था व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और नीचे न्यूटन भी दिया हुआ था, डाइन भी दिया हुआ था, पोंडल भी दिया हुआ था, और डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। हमारी बात समझ में। अब ए और बी तो याद था आपको, लेकिन कई बार आप सी में कंफ्यूज हो जाते हो या आपको पता ही नहीं होता। तो पोंडल भी फोर्स की यूनिट होती है एफपीएस में। अब देखो अगर 1 पाउंड की बात करें तो 1 पाउंड में आपका मास होता है, पाउंड आपने जनरली कहाँ सुना है, इंग्लैंड से आया हुआ वर्ड है। आप बर्थडे केक वगैरह लेने जाते हो तो वहाँ यही तो बोलते हो भैया 1 पाउंड का देना, 2 पाउंड का देना, तो वो लमसम ½ kg होता है, लेकिन इतना नहीं होता। देखो मैं बताऊँ एग्जैक्ट कितना होता है, 453.60 ग्राम। 1 पाउंड में कितना होता है आपको, तो ये भी आपको याद रख लेना है। 1 ग्राम पाउंड में 453.60 ग्राम, एग्जैक्ट ½ kg नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है। आ रही बात समझ में। तो आपने कौन कौन सी सीखी, एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन एंड एफपीएस यूनिट पोंडल, और एफपीएस आपको याद रखनी है। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने यूनिट्स, अपने सब कुछ देख ही लिया, एसआई यूनिट, ठीक है, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर से, है ना, न्यूटन आपकी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर आती है अपने पास ग्रेविटेशनल यूनिट। देखो ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें तो जी की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले लेते हैं 1 kgf। इस 1 kgf को अपन 1 kg वेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अपन ने फोर्स का फॉर्मूला लिखा मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन तो क्या आपका लीनियर एक्सीलरेशन, लेकिन अगर वर्टिकली किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको पता है काइनेमेटिक्स में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं जी। अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंक रहा हूँ, ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, तो जी की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। और अगर अपन किसी चीज को नीचे फेंक रहे हैं तो जी के फेवर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो F = mg। अब जी की वैल्यू कितनी ले रहे हैं अपन, 1 kg के मास को, मास ले लो 1 kg, और जी 9.81 है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल यूनिट ये होती है कि 1 kg के मास को अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट किया जाए तो अपन ने भी बताया था 1 यूनिट का फोर्स, यहाँ पर 1 न्यूटन का फोर्स जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर अपन बात करें एफ, तो 1 × 9.8, 9.8 ही हो गया, kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, न्यूटन, यानी कि kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन ग्रेविटेशनल यूनिट 9.8 न्यूटन, यानी कि एफ जी है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 1 kgf या 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये आपको याद रखना है, कई बार kgf में भी दे देता है वो। हमारी बात समझिए, जी की वैल्यू तो आप अच्छे से जानते ही हो 9.8, क्लियर है। ऐसे अपन अगर किसकी बात करें, देखो इसकी 1 ग्राम वेट की, हमारी बात समझ में, तो 1 ग्राम वेट के लिए 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट, तो अब कितना हो गया 1 ग्राम, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना होगी 9.81 होता है, तो 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट, अपन यहाँ से लिख सकते हैं 981, और कितना हो जाएगा आपका डाइन। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि दोनों चीज़ें मैंने क्लियर करा दी आपकी। 1 ग्राम फोर्स आता है या 1 ग्राम वेट आता है, तो आपको 981 डाइन से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है मामला, ओके। उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ से, देखो रिलेशन भी देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, कई बार आता है, तो इसको अपन क्लियर करते हैं। देखो अगर यहाँ से बात करें अपन, तो देखो 1 न्यूटन
को अपन लिखते हैं 1 kg इंटू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हरी बात समझ में। 1 न्यूटन को क्या लिखते हैं 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर यहां से देख लेते हैं, देखो यहां से अपन ने बताया हुआ है 1 न्यूटन में, तो यहां से अपन लिखते हैं 1 न्यूटन 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 kg को अपन ग्राम में चेंज करें तो 1000 ग्राम, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1000 कितना हो गया 1 2 3 बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं डाइन लिख सकता हूँ। यानी कि हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन में कितने होते हैं 10 की पावर 5 डाइन। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, मतलब ये यूनिट कन्वर्जन है। मानो आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, बार बार ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। देखो इम्पल्स ऑफ फोर्स की अगर यहाँ से बात करें तो अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अरे बात समझ में। इम्पल्स क्या होता है आपका, कोई भी लार्ज अमाउंट का फोर्स अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर यहाँ पर काउंट हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे इम्पल्स। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच देखते हो, अभी रिसेंट में आपके वर्ल्ड कप चल ही रहा है, उसमें किसी ने बॉल को हिट किया, अब जो फील्डर है उसने अगर किसी बॉल को कैच किया तो वो इस तरह से करके कैच करेगा, वो कभी भी इस तरह से कैच नहीं करेगा। हरी बात समझ में। या तो बैठ के कैच लेगा या अपने हाथ को ऐसे करेगा या फिर इस तरह से करके उसको क्या हो रहा है जो फोर्स लग रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि जिसने भी शॉट मारा होगा वो तो पूरा पावर लगा देगा, अपनी पूरी ताकत लगा देगा। हरी बात समझ में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पर आई, तो हो जाएगा एफ डेल्टा टी। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो आई कितना हो गया आपका, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आई न्यूटन एसआई यूनिट, न्यूटन मल्टीप्लाई सेकंड, और सीजीएस यूनिट की बात करें सीजीएस यूनिट तो हो जाएगा डाइन मल्टीप्लाई सेकंड। हरी बात समझ में। न्यूटन इंटू सेकंड या डाइन इंटू सेकंड। ओके, अब देखो इम्पल्स मोमेंट थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अभी अपन ने यहाँ से देखा था, जो आपने एफ देखा था वो था डेल पी बाय टी, डेल टी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ मल्टीप्लाई डेल टी इक्वल टू डेल पी, और एफ मल्टीप्लाई डेल टी तो आपका क्या है आई इक्वल टू डेल्टा पी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, अगर यूनिट देखे तो दोनों की सेम होगी, न्यूटन इंटू सेकंड, तो यहाँ भी इसकी न्यूटन इंटू सेकंड तो अपन बात कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी अपन ने न्यूटन के सेकंड लॉ से देखा था कि आपका फोर्स किसके इक्वल होगा डेल पी अपॉन डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ से अपन ने इसको एफ डेल्टा टी को क्या लिया चेंज इन मोमेंटम। तो आपको याद रखना इम्पल्स इक्वल टू क्या होगा आपका चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है। ओके, और इसी को अपन इम्पल्स मोमेंट थ्योरम भी बोलते हैं या इम्पल्स इक्वेशन भी बोलते हैं, आई इक्वल टू डेल्टा पी। ये याद रखना, आपको स्टार बना लेना। और अपने नोट्स में स्टार्टिंग से बताता जा रहा हूँ कि आपको एक कॉपी बना लेनी है, उसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है वो सारे लिखते हुए चल रहे हैं हर चैप्टर के बाद, और फिर क्या करना है AJSO के एग्जाम से 1-2 दिन पहले वो फॉर्मूले को आप रिवाइज करता रहना आपको। ठीक है, ये अपन स्टार्टिंग से बात कर चुके हैं। ये देखो कैचिंग द बॉल बाय क्रिकेटर, ये अपने हाथ को इस तरह से करके अपने लगने वाले फोर्स को कम कर रहा है, क्योंकि लार्ज फोर्स लग रहा है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है जब वो बॉल कैच कर रहा है तो उसको 5 मिनट 10 मिनट लग रहे हो, अब पार्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कुछ सेकंड्स में ही उसको वो जो भी आपका एक्टिविटी हो रही है उसको परफॉर्म करना है। हरी बात समझ में। तो ये अपन ने यहाँ इसके पिक से भी आपको अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन, देखो इसके एग्जांपल जैसे जंपिंग ऑन अ हिप ऑफ सेंड, है ना, सेंड आएगा यहाँ पे, रेत के ढेर पे जब अपन उचकते हैं। ठीक है, जंपिंग डाउन ऑफ अ पैसेंजर फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन और बस। ठीक है, स्प्रिंग इन व्हीकल्स, स्प्रिंग इन सीट्स, सॉफ्ट मटेरियल पैकिंग, है ना, जो भी आजकल देखा होगा आपने फ्लिपकार्ट या जिससे भी आप कोई भी पार्सल मंगाते हो तो देखना उसकी कवरिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, ताकि जब वो ड्यूरिंग ट्रेवल के ड्यूरिंग उसमें कोई भी जैसे कहीं रोड पर कोई स्पीड वगैरह आता है तो आपका जो भी आपका पार्सल है वो सेफ रहे। क्लियर है। और एथलीट वगैरह जो रनिंग में करते हैं उन सब में छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। इम्पल्स ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट ऑफ
कोलिजन। अब देखो कोलिजन की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह को कवर करेंगे, वहां पर भी इसी को यूज करेंगे। एफ टी यानी कि अभी एफ टी कौन है, एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी एम वी माइनस एम यू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू डेल्टा आई। देखो और ये कितना हो गया आपका एम वी माइनस यू, तो आई इक्वल टू डेल्टा पी, और इसी की अपन यहाँ पर बात कर चुके हैं। अरे बात समझो, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ अच्छे से कवर किया है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव लॉ, और सेकंड लॉ जो था आपका वो था क्वांटिटेटिव लॉ। अब कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देखते अपन। देखो सॉल्यूशन करे बात, देखो मास दिया हुआ है, a car of mass 1000 kg moving with a velocity 36 किलोमीटर पर आवर hits a wall and comes to rest in 5 seconds. Find the force exerted by the car. तो m कितना दिया हुआ है 1000 kg, आपका u इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 दिया हुआ है, तो 36 इंटू 5/18, डायरेक्ट ट्रिक बताई थी पहले भी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो, ठीक है। ये कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। आरी बात समझ में। आफ्टर 5 सेकंड कम्स टू रेस्ट, इट मींस फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, तो v इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ 8 रेस्ट आफ्टर 5 सेकंड। तो यहाँ पूछा अपने फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द वॉल, तो F कितना होगा, F इक्वल टू एम ए, और A निकालने के लिए F M, और A कितना होता है V माइनस यू अपॉन T, तो F मास कितना दिया हुआ है 1000 kg, V 0, U की वैल्यू 20, और टाइम कितना दिया हुआ है आपका 5 सेकंड में रेस्ट में हो रहा है। इससे कट हुआ 5 20 200। हरी बात समझ में। V माइनस यू, सॉरी यहाँ 10 दिया हुआ है आपका, ये 20 नहीं है, तो U की वैल्यू तो 10 है ना आपकी, 10 मीटर पर सेकंड 10, ठीक है। तो F की वैल्यू आई माइनस 2000 न्यूटन, और F की वैल्यू माइनस 2000 न्यूटन आई। इसका मतलब क्या है कि आपने फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द वॉल, ये पूछा उन्होंने, और ये जो माइनस आया इसका मतलब क्या है कि जो वॉल ने कार पर कितना फोर्स लगाया, लेकिन ये पूछ रहा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन वॉल, तो यहां लिखेंगे नाउ फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द वॉल इज 2000 न्यूटन, क्योंकि जब एक्शन, अभी अपन इसकी बात करेंगे, तो इसने उस पर कितना लगाया तो वो इस पर कितना लगाएगा, यानी कि आपका आंसर होगा 2000 न्यूटन। न्यूटन का थर्ड लॉ आएगा, उसमें भी अपन इसकी बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूस एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार का इंजन है जिसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और कार का मास मान लेते हैं हम m, तो फोर्स हो गया आपका मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, तो यहां से F कितना हो गया m, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ठीक है। ये तो हो गया अपना इक्वेशन 1। अब ये कह रहा है कि अनदर इफ द कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास, यानी कि सेम मास की कार, तो मास कितना हो गया m डैश, वो हो गया पहले एक कार थी उसका मास भी m, और सेम मास की अनदर कार, तो मास कितना कर दिया अपन ने डबल। हरी बात समझ में। तो F डैश कितना हो जाएगा 2m मल्टीप्लाई A, क्लियर है। तो F इक्वल टू F डैश, तो यहाँ से कितना हो जाएगा m मल्टीप्लाई 4 2m मल्टीप्लाई A, m से m गया, सॉरी A तो बताना ही है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया अपने पास 2 से गया 2 टाइम, तो A कितना आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन जो पहले अब 4 था वो कितना रह जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। ओके, तो आंसर हो गया आपका दिस।
उसके बाद बात करते हैं द लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी वेरीज विद टाइम एंड गिवन बाय द इक्वेशन p इक्वल टू x प्लस वाई टी स्क्वायर वेयर x एंड y आर constant. The net force acting on the body for a dimension motion is proportional to. तो देखते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले जो दिया हुआ है, ठीक है, वो अपन यहाँ पर काउंट करेंगे p. आपको मोमेंटम दे रखा है x प्लस वाई टी स्क्वायर, ठीक है, और फोर्स पूछा है तो न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर देंगे. बिकॉज ऑफ दैट न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स. तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो F डी बाय डी टी, और इक्वेशन 1 से ये इक्वेशन 1 आपकी x प्लस वाई टी स्क्वायर. आ रही बात समझ में? तो यहाँ इसको अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं F डी बाय डी टी ऑफ x प्लस डी बाय डी टी ऑफ वाई टी स्क्वायर. अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. वाई? बिकॉज ऑफ दैट अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहां पर मैथमेटिकल टूल में. ये कांस्टेंट है ऐसा उन्होंने बोला हुआ है, x एंड y आर कांस्टेंट. तो f ये तो कितना हो जाएगा f, इसका तो डिफरेंशिएट कितना हो गया 0 0. y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर. तो यहाँ से कितना हो जाएगा f इक्वल टू y, और ये कितना हो गया 2t. y भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं सी टी. भाई 2 और y तो कांस्टेंट है ना, तो f डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हुआ? नाउ वी कैन से f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. तो इससे आपका कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? d इज द राइट आंसर. क्लियर है? ओके. फिर बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में. अ बॉल वेगिंग 10 ग्राम hits a hard surface vertically with a speed 5 meter per second. Rebound with the same speed. The ball remain in contact with the surface for 0.1 second. The average force. तो वापस वही चीज है, देखते हैं. देखो सॉल्यूशन. अब बॉल जिसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो kg. आ रही बात समझ में? उसके बाद स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड एंड रिबाउंड विद सेम स्पीड. आ रही बात समझ में? तो u कितना हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड, और रिबाउंड विद सेम स्पीड, तो वो हो गया आपकी v 5 मीटर पर सेकंड. यानी कि एक बॉल यहाँ पर, ये बॉल थी इस तरह से गिरी, u था इसका 5 मीटर पर सेकंड, और रिबाउंड हुई है सेम स्पीड से, वो दे रखा आपको 5 मीटर पर सेकंड. इसको v मान लेते हैं. आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्टेक्ट, और ये सब करने में उसको कितना टाइम लगा 0.1 सेकंड का. आ रही बात समझ में? तो यहाँ से अपन इसको चेंज इन मोमेंटम डेल पी एम v माइनस यू, ठीक है, नीचे आ रही तो मतलब नेगेटिव साइन, ऊपर जा रही तो पॉजिटिव साइन. तो ये तो कितना दे रखा है अपन को, यहाँ से अगर बात करें तो 10 की पावर माइनस 2 kg हो गया. आ रही बात समझ में? तो 10 की पावर माइनस 2 kg v 5 माइनस 5, क्योंकि रिबाउंड हुई है सेम स्पीड से. आ रही बात समझ में? तो कितना हो गया 10 की पावर माइनस 2 kg, ये तो मीटर पर सेकंड है ही सही, ठीक है. तो यहाँ से कितना हो गया kg इंटू 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि kg इंटू मीटर पर सेकंड यानी न्यूटन सेकंड. तो 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 न्यूटन इंटू सेकंड. तो डेल पी चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ 10 की पावर माइनस 1 न्यूटन सेकंड. तो यहाँ से एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा F डेल पी बाय डेल टी फ्रॉम न्यूटन सेकंड लो. तो डेल पी तो कितना दे रखा है F 1/10 की पावर माइनस 1, ठीक है, सॉरी यहाँ तो कितना हो गया 10 की पावर माइनस 1, और डेल टी की वैल्यू 0.01. तो इसको इस तरह से करते हैं, इसको इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर 100 और ये नीचे आगे 10 हो जाएगा, तो 100/10. तो कितना न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है 10 न्यूटन का फोर्स अपन को यहाँ पर
रिक्वायर्ड है। अरे बात समझ, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। क्लियर? ओके। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पार्टिकल स्ट्राइक्स अ वॉल विद अ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, with the normal to the wall and reflect the same angle if it remains in contact with the wall 0.1 second the force। अब पहले तो क्या दे रखा था, वर्टिकली बॉल आ रही थी, स्ट्राइक कर रही थी, अब किसी एंगल से आ रही, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब 1 kg पार्टिकल, ये बॉल इस तरह से ले लेते हैं अपन, ये बॉल हो गई आपकी 1 kg का पार्टिकल 30 डिग्री के एंगल से ये ऐसे आया, सेम से स्ट्राइक हो गया, ठीक है। ये इस तरह से बना देते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ से ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री इधर से ये आ रही है। मास था आपके बॉल का m = 1 kg। क्लियर? अब देखो उसके बाद मास तो वही रहेगा, m = 1 kg। क्लियर है? अब यहाँ से कह रहा है वो 0.1 सेकंड के लिए, तो पहले इसके कंपोनेंट करते हैं अपन। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये दे रखी है अपन को v 1 मीटर पर सेकंड, तो u अपन ले लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा u cos 30, सेम स्पीड से जा रही है, तो ये वाला कंपोनेंट भी कितना हो जाएगा u cos 30 बिकॉज ऑफ दैट u1 एंड u2, u1 = u2, और वो कितनी दे रखी है आपको 1 मीटर पर सेकंड। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका u1 sin 30 और u2 sin 30। अब देखिए u1 u2 मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, सो कैंसल टू विथ ईच अदर, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, तो सो दे डेड विल बी ईच अदर। अरे बात समझ, तो यहाँ पर अपन देखते हैं चेंज इन मोमेंटम, u1 sin 30 and u2 sin 30 are same for magnitude but opposite in direction, so cancel with each other। अरे बात समझिए, सो कैंसल विथ ईच अदर, और ये वाला ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से अपन लिखेंगे डेल पी, ठीक है। अब दोनों सेम है, तो अपन यहाँ से लिख लेंगे मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, तो m u cos 30 प्लस माइनस माइनस m u cos 30, तो यहाँ से हो जाएगा 2m u cos 30, तो 2 मास 1 स्पीड 1 cos 30 की वैल्यू √3/2, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया √3 न्यूटन सेकंड। हमारी बात समझ में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, F = F dp/dt, तो यहाँ से dp तो कितना हो गया डेल पी √3, और इसका टाइम कितना है 0.1 सेकंड, तो ऊपर लेके तो कितना हो गया 10√3 न्यूटन। ये आपका आंसर है। आ रही है बात समझ में, मतलब अपन इजीली इसको इस तरह से सोल्व करके बता सकते हैं कंपोनेंट लेके। क्लियर? ओके। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन acts on a body, मास दे रखा 1 kg, ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज। तो देखो यहाँ से बात करते हैं, फोर्स दिया हुआ है 6 न्यूटन का, आ रही बात समझ में, मास कितना दिया हुआ है 1 kg, मास दे रखा है आपको 1 kg। अब देखिए स्टार्टिंग में बोल रहा है वो ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेन्स, यू कितनी दे रखी है आपको 30 मीटर पर सेकंड, आफ्टर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, द टाइम फॉर विच द बॉडी, तो यहाँ से हम आराम से देखते हैं F = ma, तो एक निकाल लेते हैं एक्सीलरेशन F/m। अब F कितना हो जाएगा यहाँ से 6 और m1, तो a कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूजिंग
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। हमारी बात समझ में? टाइम पूछा आपसे यहाँ पर, तो आपके पास ए बी है, तो स्टार्टिंग में u तो आपका रेस्ट में आया, बात कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में रेस्ट में था सॉरी, तो u तो कितना होगा आपका, u तो कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड, और आफ्टर v कितना दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो यहाँ से कितना हो गया देखिए, u तो 0, तो यहाँ से a कितना हो गया v बाई टी, तो v कितना दे रखा 30, और ये कितना दे रखा आपका सॉरी a इक्वल टू अपन कितना लिख सकते हैं v बाई टी। तो अपन को निकालना क्या है, अपन को बात करें a की वैल्यू लिखेंगे v बाई टी, तो हमें चाहिए t, तो v बाई a, और v दिया हुआ है आपका 30, तो 30 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम तो बताना ही है, एक्सेलरेशन 6, तो यहाँ से हो जाएगा है 5 सेकंड, तो टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन 5 सेकंड। तो ये था आपका एनएलएम का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में बताया, सेकंड लॉ के बारे में बताया, और कुछ डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल सोल्व किए। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और जो भी आपके यहाँ पर अपनी जो सीरीज में आ रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल आफ्टर दिवाली के वेकेशन के बाद आपका एग्जाम है, तो आप उसको अच्छे से करते जाइए। और इसके बाद जो अपना कल जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, फिर उसमें अपन कंजर्वेशंस भी देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम भी देखेंगे, सब कुछ अपन उसमें वहाँ पर बात करेंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो आप जब ये वीडियो अपलोड होगा उसमें आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है, और जो भी डाउट हो आप पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।